स्टूडेंट्स, तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करेंगे। FYJC कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है पर बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मजा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते क्यों है? आज अगर हम देखेंगे मनमोहन सिंह जिन्होंने आज हमारे कंट्री को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, जब मेन सारी आइडियाज थी उन्हीं की थी, तो उनको ये आइडियाज कहाँ से आई? बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उन्होंने PhD इन इकोनॉमिक्स किया था, इसलिए हम उनके आगे डॉक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो किस चीज का रेट कितना होना चाहिए, सिलेंडर का रेट कितना चेंज करना चाहिए, वेट का भी राइस, वेट अगर 20 रुपीज पर केजी है, 30 रुपीज पर केजी है, क्या रेट लगाना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, सारे स्कीम्स ये सारे इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं। तो अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो हमारे इकोनॉमिस्ट सारे जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा काम करते हैं उसके लिए। और हम देखते हैं अभी इकोनॉमिक्स में कैसे है। तो जब एक इंसान है, अगर हम ह्यूमंस है, तो हमारे पास हमेशा क्यूरियोसिटी है और हम इन्वेंशंस करते रहते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंशंस जो भी होती है वो सारी आती है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर उनका बाइफिकेशन होता है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस में वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जैसे मैथ्स हो गया, या फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जिस वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ पे 2+2 4 है तो यूएस में भी 2+2 4 ही रहेगा। तो जो रूल्स यहाँ पे है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम रहेगा। तो वो सारे नेचुरल साइंस में आ जाएंगे जो यूनिवर्सल में सब जगह सेम सिखाते हैं। बट सोशल साइंस वो यहाँ के रूल्स अलग हो गए, यहाँ की बातें अलग होगी, यूएस की बातें अलग होगी। एग्जाम्पल साइकोलॉजी हो गई, तो यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी अलग होती है, यूएस के लोगों की साइकोलॉजी अलग होती है, जापान के लोगों की साइकोलॉजी अलग होती है। हर कंट्री का GDP अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। तो हर किसी को अपने अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो सबकी सब चीजें अलग होती है। ये सारे स्टेटमेंट्स है जो एक जनरल लोगों को ऑब्जर्व करके हम स्टेटमेंट देते हैं कि इस सिचुएशन में ये चीज होती है, जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो सकती है। तो दैट एवरीथिंग कम्स इन सोशल साइंस। तो इवन इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। कैसे होता है? इकोनॉमिक्स भी चेंज होता है। जैसे हम अभी आगे थ्योरी देखेंगे जहाँ पे 3 to 4 थियरीज अलग अलग चेंज हुई है, टाइम के साथ थियरीज चेंज हो सकती है। और इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा गया है। बिकॉज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बिकॉज इसमें स्ट्रेटेजिक वे से सोच लेते हैं, साइकोलॉजिकल होता है, फिलोसोफर होता है। इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से सोच के सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसमें ऑलमोस्ट A to Z चीजें कवर है, मोस्टली रिलेटेड टू साइकोलॉजी, इसलिए हम इसे सोशल साइंस कहेंगे। ठीक है, नाउ जब हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स, तो इसका मीनिंग है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं जब उसके पास पैसे हो नहीं हो, इकोनॉमिक वे में घर है नहीं है, घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है। अगर उसी चीज को सोच के अगर कुछ बिहेवियर करता है, जैसे एक्ट करता है, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में अगर देखा जाएगा, जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी नहीं बना था, तब कौटिल्य आए थे ना। हु इज कौटिल्य? हमारे यहाँ धनानंद करके एक राजा थे, अगर सबको पता है, नंदा डायनेस्टी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो किसी XYZ रीजन की वजह से उन्होंने कौटिल्य को अपने मिनिस्ट्रीज में से निकाल दिया था। तो कौटिल्य ने क्या किया था, वो धीरे धीरे आगे गए और उन्होंने एक छोटे 8 साल के बच्चे को रेडी किया, उनको सिखाया। बिकॉज ही इज अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिक मैनेजर थे, इवन अकाउंट्स में उनका बहुत योगदान है, इकोनॉमिक्स थे, तो उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज था। तो उन्होंने उस 8 साल के बच्चे को काफी अच्छा ट्रेन करके राजा बनाया। फिर वो मौर्य डायनेस्टी आया और वहां से नंदा डायनेस्टी का रूल खत्म हो गया। जस्ट उनको बदला लेना था, तो उन्होंने ये सारा किया, बट उनके पास दिमाग बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र करके। नाउ व्हाट इज अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र मीन्स वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ कैसे बढ़ सकता है, उसके पीछे साइंटिफिक तरीके बताए थे कुछ, कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वेल्थ क्रिएशन हो सकते हैं, और दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उन्होंने मेन 4 की पॉइंट्स क्या बोले थे कि हमारे कंट्री को अगर डेवलप करना है तो सबसे ज्यादा GDP बढ़ानी है, या पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सबसे मेन क्या चीजें हैं। तो उन्होंने 4 चीजें बताई थी। फर्स्ट था की रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑफकोर्स अगर आप देखोगे, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, शिवसेना हो गया, जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं, तो उनका रोल बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज उनके डिसीजन से डेवलपमेंट कैसा होगा, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। उसके बाद उन्होंने बोला क्रिएशन, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ वेलफेयर। अगर आपके पास वेल्थ है, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज हो गया, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हो गए, मनी हो गया, अगर आपके पास वेल्थ है
तो वेल्थ ही एक तरीका है, मीन्स है वेलफेयर करने का। अगर हमें लोगों की भलाई करनी है तो उसके लिए हमें वेल्थ भी चाहिएगा, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, पैसे भी लगेंगे। तो उन्होंने बताया पहले हमें वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा, और जब वो हमारे पास वेल्थ आ जाएगी तो वो एक मीन्स है ताकि लोगों का हम वेलफेयर कर सके, भलाई कर सके। थर्ड उन्होंने बोला एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई गवर्नमेंट हो गया, कोई कंट्री है, अगर उसे सक्सेस होना है, उसे अच्छी बननी है, उसे डेवलप करनी है, तो सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा होना चाहिए ना। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव? जब से आप कॉलेज में आते हो तो आपका सारा स्टार्टिंग से एडमिशन प्रोसेस से आप क्लास में आते हो तब तक पेपर वर्क से लेके सारी चीजें, फीस पे करने से लेके हर एक चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है वो कौन देखता है? हमारे जैसे नीचे एनकेटी में भी नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो आपका सारा पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट देखता है। तो वैसे ही अगर सपोज किसी राजा ने या किसी किंगडम ने, अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट नहीं बोलोगे बिकॉज दिस इज कॉटिलियस टाइम, तो अगर किंगडम ने, राजा ने बोला है टेक दिस 5000 मोहर एंड आप इससे कुछ ना कुछ गरीबों के लिए खाना या रोड बनवाओ या वेल्स बनवाओ, उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन जिनको दिए अगर उन्होंने वो चीज वहां पे यूज नहीं की, तो अगर वहां पे करप्शन आया तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर करप्शन हुआ तो वो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जहाँ पे जैसा अलोकेशन दिया है, पैसा वेल्थ दिया है, उसको वैसे ही अलोकेट करे। और गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लाते, लेकिन वो नीचे पब्लिक तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। दैट इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये सारी जो भी उनके पास आइडियाज थी, उन्होंने भी काफी चीजें धीरे धीरे सीखी, जैसे भी उनको समझ में आया, तो उनके पास जितनी आइडियाज थी उन्होंने सारी कंपाइल, सारी मिक्स करके एक बुक लिखी है, अर्थशास्त्र। उसमें उनकी सारी पॉलिटिकल आइडियाज सारी कंपाइल करके एक बुक बना दी है। उसमें उन्होंने लिखी है कि कैसे एक गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट बन सकता है। तो ये कॉटिलियस व्यू हो गया था। उसके बाद 1776 में एडम स्मिथ आया। ये हमारे यहाँ से इंडियन तरीके से थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था। उसके बाद 1776 में प्रॉपर इकोनॉमिक्स के लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ, वो 1776 में आए। तो 1776 में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इट इज वेल्थ ओरिएंटेड, मतलब वेल्थ होना चाहिए, अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए कंट्री में, तब जाके कहीं पे भी प्रोग्रेस होगा। तो इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ ओरिएंटेड है, मनी या रिसोर्सेज ओरिएंटेड ज्यादा उनको लगा। तो उन्होंने क्या 4 पॉइंट्स दिए, उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका बुक में आप नाम पढ़ सकते हो, कौन सा है, सॉरी। तो उन्होंने बोला लेजी फेयर सिस्टम बताया, मतलब अगर एक कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो वहां पे गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए। जितना कंट्री प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और इतना ज्यादा इंटरफेरेंस होता है कि वो कंट्री आगे जल्दी नहीं बढ़ पाती। उनको लगता है कि वो इंटरफेरेंस की वजह से कंट्री डाउन होता है। तो उन्होंने क्या बोला, कंट्री का जो भी गवर्नमेंट है उनका सबसे कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। सेकेंड, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, मतलब एक कंट्री के पास कैपिटल पैसा और वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज, गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टीज, वो भी सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अक्यूमुलेशन ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करने के लिए हमें सोचना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। वही चीज आती भी है काम में, तो वो चीज हमें ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करना चाहिए। थर्ड उन्होंने बोला नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। ना व्हाट इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स? इकोनॉमिक अफेयर्स में सर आपका एक्सपोर्ट आ गया, इंपोर्ट आ गया, आपकी कंट्री का जीडीपी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है आपकी कंट्री में, उसमें नेचर्स लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इंडिया में फार्मिंग है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं वीट वगैरह। दुबई का नेचर कैसा है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा है तो वो लोग पेट्रोल वे से एक्सपोर्ट करते हैं। वहां से उनके यहाँ पानी महंगा रहेगा लेकिन पेट्रोल सस्ता होगा, इतना पेट्रोल है, तो उनकी वजह से उनका जीडीपी कम ज्यादा होता है, बिकॉज वो पेट्रोल की वजह से आज बहुत एडवांस कंट्री, बिकॉज सबसे ज्यादा नीड है पूरे कंट्री में, वो ये फुलफिल कर लेते हैं। तो जितना नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा होगा, इवन एयर वाटर सॉइल अंडरग्राउंड में गोल्ड सिल्वर सारी चीजें नेचर्स लॉ में आ जाएगी। वो सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत यूजफुल होती है। एंड द लास्ट थिंग ही सेड डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी वर्क होता है वो डिवाइड एंड रूल की तरह है। एक ही इंसान सारा काम करेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं, मतलब बहुत स्लो स्पीड में आगे बढ़ेगा। मतलब आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, परसों वो काम कर लिया, हर साल अलग अलग काम करेंगे। और उसी में एक इंसान बैक टू बैक रोज सिर्फ एक ही काम रिपीटेटिव करेगा, उसको नींद में भी वो काम इतने स्पीड में करने की आदत हो जाएगी। मतलब एक ही चीज में बार बार रिपीटेशन करवाओ जब तक वो उसमें स्पेशलाइज ना हो जाए। तो इन्होंने कहा कि काम में स्पेशलाइजेशन कराओ, स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये 4 रूल्स इन्होंने दी थी एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ आए थे 1776 में। अब उनके बाद आते हैं 1896 में अल्फ्रेड ने 1776 में बोला
उसके बाद 1890 में आए हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90 ईयर्स के बाद थ्योरी चेंज हुआ, बिकॉज इट इज सोशल साइंस, तो इसमें थ्योरीज चेंज होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है वेलफेयर ओरिएंटेड, बिकॉज हर चीज़ सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो भी इकोनॉमिक्स है उनके 4 मेन पॉइंट्स है। द फर्स्ट थिंग इज स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, एक नॉर्मल आम इंसान जो ऑर्डिनरी डेज में अपना घर कैसे चलाता है, उसके पास जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो कैसे सॉर्ट आउट करता है और कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। सेकंड ही सेड बिहेवियरल साइंस, तो हमें बिहेवियर देखना है। अगर एक नॉर्मल इंसान है जो टैक्स पेयर होगा या नॉर्मल सिटीजन ऑफ कंट्री रहेगा, वो कब क्या सिचुएशन में, जैसे अगर महंगाई बढ़ रही है तो ज़्यादा चीज़ें साथ में खरीद लेगा, या घर में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉर्ट आउट करता है, तो हमें बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं सपोज रेगिस्तान में गए हो एंड यू आर सेलिंग वाटर, ठीक है, तो आपके पास 20 रुपीज़ पर बॉटल है और कोई मर रहा है और उसको पानी चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं आप मरोगे तो चलेगा बट मैं तो वेल्थ ओरिएंटेड हूँ, मैं आपको पानी नहीं देने वाला? नहीं, आप शायद कुछ लोग बोले, इसमें गलत भी हो सकता है, बट जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो बोलते हैं कि नहीं, लोगों में ह्यूमन काइंड है, वो बोले कि नहीं पैसा तो बाद में भी आ सकता है, पहले उसकी जान बचानी जरूरी है, तो वेल्थ से ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड ज्यादा है इकोनॉमिक्स। उन्होंने वो चीज प्रूव की। नेक्स्ट इज मटेरियल वेलफेयर। व्हाट इज मटेरियल वेलफेयर? अगर एक घर चलाने के लिए ऑर्डिनरी मैन का बिहेवियर देखे जाएंगे तो वो किस चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा? ऑफकोर्स मटेरियल के बारे में। मटेरियल में क्या चीजें आ जाएगी? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटी। और वो बेसिक नेसेसिटी के लिए वो क्या करता है, कैसे करता है, वो चीज ज्यादा मैटर करता है उनके लिए। कि डेली की जो डेली एक्टिविटीज की चीजें हैं वो तो हमें देखनी ही है, तो उसके लिए वो बिहेव करेगा। एंड द लास्ट इज नॉट सिंपली वेल्थ। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अबाउट वेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बाद 1932 में रॉबिन्स आए। इट्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के बाद थ्योरी चेंज हुई। रॉबिन्स ने आके बताया कि इट इज नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड ऑल्सो, इट इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड। एंड अभी तक यही थ्योरी चल रही है, अभी तक इसी पे प्रूफ है कि हाँ, राइट नाउ इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड। अब स्कैरसिटी ओरिएंटेड मतलब क्या? कोई भी चीज होगी, जो चीज कम होगी, अगर रिसोर्सेज होगा या जो चीज क्वांटिटी में कम होगी उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो उसके लिए उन्होंने की पॉइंट्स क्या बताया है? वांट्स आर लिमिटेड। ना व्हाट इज वांट्स? जो चीज आपको चाहिए, आपको खरीदनी है, आपको देख के पसंद आ रहा है कि ये चीज तो मेरे पास भी होनी चाहिए, दैट एवरीथिंग्स आर वांट्स। अब मुझे भी आईफोन चाहिए बोलेंगे, कार चाहिए, जो चाहिए, एक बार तो ये चाहिए, हॉलिडे पैकेज चाहिए, तो वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन जब वो वांट्स को फुलफिल करने की बारी आती है तो मीन्स आर लिमिटेड। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी मनी के अलावा रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती है, काफी चीजें हो सकती है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ मनी का। ऑफकोर्स मुझे मेरे इतने सारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए मीन्स जो पैसा है वो लिमिटेड है। इतना पैसा नहीं है कि मैं सारी वांट्स को एक साथ में मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स मैं क्या करूंगी? वांट्स आर ग्रेडेबल। अगर मेरे पास पैसा है, सिर्फ 10,000 रुपीज है, तो मुझे उसको पहले मेरे वांट्स को ग्रेड करना पड़ेगा। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफकोर्स सबसे, अगर मेरे पास कुछ 4 चॉइसेस है तो मैं पहले फूड को प्रायोरिटी दूंगी, उसके बाद एजुकेशन को प्रायोरिटी दूंगी, फिर पैसा बचेगा तो पार्टी वार्टी करने जाएंगे, और फिर पैसा बचेगा तो घूमने जाएंगे। तो मेरे जो भी वांट्स है उनको मैं ग्रेड करूंगी कि मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी क्या है। एंड मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो मेरे पास पैसे है उसके लिए मेरे पास हमेशा चॉइस है, या तो मैं ये वांट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ या वो वांट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है, उसमें से ही मैं चूज करूंगी कि मुझे किसको चूज करना है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास मीन्स लिमिटेड है, इसलिए हम वांट्स को पहले ग्रेड करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, और ऑफकोर्स मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं। ठीक है, और फिर 1932 के बाद 1933 में सर रेगनर आए। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी दिख रही है हमें इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए इसके हम 2 ब्रांचेस बना सकते हैं। एक को माइक्रो दे दिया, एक मैक्रो। एकदम लिमिटेड मतलब पर्टिकुलर लेवल पे अगर किसी चीज के बारे में डीप स्टडी करनी है तो वो माइक्रो लेवल में करेंगे, और अग्रीगेट कंट्री के लेवल पे देखना है तो उसे हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।